सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम मतलब सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा। हमारे देश का एपेक्स कोर्ट, टॉप मोस्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। हमारे देश की जुडिशरी का जो एपेक्स है, टॉप मोस्ट बॉडी है, वो है सुप्रीम कोर्ट। न्यू दिल्ली में है हमारा सुप्रीम कोर्ट। और कोई अगर हाई कोर्ट से निराश हो जाए, किसी लोअर कोर्ट से निराश हो जाए, तो कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है, इसलिए नाम भी है क्या? सुप्रीम। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द कंट्री इज सुप्रीम कोर्ट। समझ में आया? तो जुडिशरी मतलब 3 ऑर्गन है गवर्नमेंट के। लेजिस्लेटिव मैंने बताया था, पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव तो कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एग्जीक्यूटिव हो गए। अब तीसरा और आखिरी हो गया जुडिशरी। 3 ऑर्गन्स होते हैं। तो जुडिशरी मतलब जो लॉज बने हैं, जो पार्लियामेंट में लॉज बने हैं, उसको क्या करती है जुडिशरी? जुडिशरी तय करती है, फैसला सुनाती है, सही गलत बताती है। तो थर्ड ऑर्गन है, इसका काम है लॉ को प्रोटेक्ट करना और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करना। जिस देश में लॉ सिस्टम कमजोर होगा, वहां पर देश डिसिप्लिन में नहीं रहेगा, वहां पर प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो देश के लोगों के राइट्स को सेफगार्ड करना, डिस्प्यूट्स को सेटल करना और डेमोक्रेसी को बचाए रखना, ये इसकी जिम्मेदारी है। हमारे देश की जुडिशरी को कहते हैं सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम, क्योंकि जो लेवल ऑफ जुडिशरी है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कितने? 3 पार्ट में। पहला है डिस्ट्रिक्ट लेवल, सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल में कौन आता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल में आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। इसमें आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जिसको कचहरी कहते हैं। इसके ऊपर आते हैं हाई कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर शहर में है, हर एक शहर में, कानपुर, नागपुर, मेरठ, दिल्ली, सब जगह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर कौन है? हाई कोर्ट है। पर एक स्टेट में यूजुअली एक ही हाई कोर्ट है, पूरे स्टेट की सबसे हाईएस्ट कोर्ट है। और उसके ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट, जो कि पूरे देश में सिर्फ एक है। पूरे देश में एक है सुप्रीम कोर्ट, सिंगल कोर्ट। तो तीनों मिलकर एक साथ ऑपरेट कर रहे हैं। हेड ऑफ द एंटायर इस जुडिशरी का कौन है? सुप्रीम कोर्ट। वो सारे और कोर्ट्स की फंक्शनिंग को मॉनिटर करता है। इसका मतलब है जो दूसरे कोर्ट्स काम कर रहे हैं, उनका नजर, उन पर काम चेक करना किसकी जिम्मेदारी है? सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। समझ में आया? बात करेंगे क्यों जरूरत है इंटीग्रेटेड जुडिशरी की, ताकि लोगों के राइट्स को बचाया जा सके। अगर आपके और मेरे राइट्स को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई छीन रहा है हमारा राइट को, एक्सप्लॉइट कर रहा है हमें, तो हम कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में। तो हमारे राइट्स की रक्षा करता है। हमारा देश फेडरल सिस्टम है, पावर क्या है? बांट दिया गया है। हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट झगड़ा हो जाए, तो कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगी। इसीलिए जरूरत है इसकी। और लास्ट, हमारे राइट्स और डेमोक्रेसी की रक्षा करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे मेन जस्टिस होते हैं, जज होते हैं, उसे कहते हैं चीफ जस्टिस। और साथ में होता है 33 अदर जजेस। ठीक है? ये जो 33 नंबर है, ये चेंज हो सकता है। पार्लियामेंट इस नंबर को बढ़ा, यहां इवन घटा भी सकती है। ठीक है? यस, पार्लियामेंट। अब आता है कौन बन सकता है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगेन, जज बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, आइए देखें। क्या आपका इंटरेस्ट है जुडिशरी में? क्या तुम जज बनना चाहते हो? बहुत बहुत रिस्पेक्ट का पद है। सोच लीजिए, सब लोग जज के आगे झुके रहते हैं, सब लोग। अब वो चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो, राष्ट्रपति क्यों ना हो, क्योंकि सबसे ऊंचा पद है, सबसे गरिमामय पद है। हाँ, बनना चाहते हो तो क्या करना है तुमको, ये पूछना चाहते हो तो तुम्हें लॉ की पढ़ाई करनी पड़ेगी। 11th 12th में लीगल स्टडीज, क्या लीगल स्टडीज नाम का सब्जेक्ट है, वो लेना पड़ेगा। और आगे जाके क्लैट नाम का एग्जाम देना पड़ेगा। क्या? क्लैट, CLAT, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इससे क्या होगा? किसी लॉ कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद तुम LLB करना है, और हाँ, LLB के बाद LLM भी करते हैं लोग, और उसके बाद इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सिटीजन ऑफ इंडिया बनना है पहले। तुम तो वही सिटीजन ऑफ इंडिया, तो पहली क्वालिफिकेशन तुम्हारे पास है। दूसरा, तुम्हें 5 साल तक जज ऑफ द हाई कोर्ट होना चाहिए, या 2 से अधिक कोर्ट को मिला करके 5 साल होना चाहिए। जज होना जरूरी है, शर्त है हाई कोर्ट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट होती है। दूसरा है 10 साल तक तुम एडवोकेट हो। जज जो होता है वो तो जानते हैं कोर्ट के अंदर बैठता है, फैसला सुनाता है। एडवोकेट मतलब वकील। तुम्हें लॉयर होना चाहिए। ठीक है? हाई कोर्ट का लॉयर होना चाहिए। कितने साल के लिए? 10। ये और है, और मतलब इनमें से कोई एक करना है। और क्या होना चाहिए? प्रेसिडेंट की नजर में तुम एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो सकते हो। तो इनमें से कोई भी एक होगा तो हो जाएगा। तो आसान है बनना। ठीक है? जज बनना आसान है, इसका एग्जाम होता है एक्चुअली। नेक्स्ट, तो जो भी जज अपॉइंट हो रहा है उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है। प्रेसिडेंट किससे सलाह ले रहा है? जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ द हाई कोर्ट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखा, इतने लोगों से प्रेसिडेंट सलाह ले रहा है। अपॉइंट प्रेसिडेंट कर रहा है, पर इन सबसे एडवाइस लेके कर रहा है। और देश का जो भी सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा, जो भी, उसे चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा। चीफ जस्टिस बनने की शर्त क्या है? आपको सबसे सीनियर मोस्ट जज होना पड़ेगा।
उम्र में सीनियर, ठीक है, और हमारे पास टर्म ऑफ ऑफिस कितना है 65 ईयर्स। तो अगर कोई व्यक्ति जज बना है, उसकी एज है 62 ईयर, तो जैसे ही वो 65 का होगा वो खत्म, उसकी पोस्ट खत्म। अब उससे पहले वो रिजाइन कर सकता है, रिजाइन करने के लिए उसको प्रेसिडेंट को लेटर लिख के देना पड़ेगा। मतलब अ जज कैन रिजाइन आफ्टर राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। और अदर जजेस को मैंने कहा प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। क्या हम जज को रिमूव कर सकते हैं? मैंने कहा कर तो सकते हैं, इतना आसान है नहीं। चीफ जस्टिस को भी रिमूव कर सकते हैं और अदर जजेस को, पर शर्त है कि प्रूव्ड, क्या वर्ड है, प्रूव्ड मिसकंडक्ट चाहिए, साबित करना पड़ेगा कि वह मिसकंडक्ट, मिसबिहेवियर कर रहा है या प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक कर रहा है। बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, मिसबिहेवियर को, इनकैपेसिटी को प्रूव कर पाना इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। और इसके लिए वही करना है जो प्रेसिडेंट ने किया था, इंपीचमेंट, जो कोई भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट उसको इंपीच कर सकती है, लोकसभा राज्यसभा इंपीच कर सकती है। वी रामास्वामी नाम के जज के खिलाफ इंपीचमेंट प्रोसीजर शुरू किया गया था 1993 में, पहला जज जिसके खिलाफ हुआ था, ठीक है। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट का ऑफिस या सीट कहां पर है? न्यू दिल्ली। बात करेंगे कैसे हमने किया कि जुडिशरी को कोई डरा ना पाए, कोई कंट्रोल ना कर पाए, ना लेजिस्लेटिव ना जुडिशरी, सॉरी ना एग्जीक्यूटिव, दोनों ही हमारे जुडिशरी को दबा नहीं सकते हैं। मतलब समझाना चाहते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, क्या वो डरा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को कि सुनो मेरे खिलाफ फैसला मत सुनाना? नहीं नहीं, हमारे देश में जुडिशरी इन सब से बेखौफ होकर के, बिना डरे हुए अपना फैसला सुना सकती है। वो चाहे तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी फैसला, डरती नहीं है, और डरती भी हमारे देश में, उनको पूरी आजादी है। तो कैसे, क्या किया गया है? तो पहला है उनका अपॉइंटमेंट। हर एक जज को कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट। कैसे अपॉइंट कर रहा है? मैंने कहा कैबिनेट मिनिस्टर्स के एडवाइस पर, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस पर। अब इनका रिमूवल, तो मैंने कहा इनका रिमूवल भी बड़ा आसान नहीं है। इनके रिमूवल के लिए इंपीचमेंट चाहिए होता है, जिसमें पार्लियामेंट के 2/3 मेंबर्स मेजॉरिटी से अगर रिमूव करे तब होगा, और वो भी प्रूव करने पर। मुश्किल है, वेरी मुश्किल है, ठीक है। और इनका टेन्योर, इनकी ऑफिस सिक्योर है। एक बार ये बन गए जज तो ये जब तक रिटायर नहीं होंगे, 65 ईयर रिटायरमेंट है, 5 साल की सर्विस नहीं है, 2 साल की सर्विस नहीं है, 65 ईयर की उम्र जब होगी, समझ गए, तो 65 ईयर तक तुम इनको हटा नहीं सकते हो, पोस्ट फिक्स है ना। और इनकी सैलरी, इनकी सर्विस कंडीशंस को, मतलब हम ये नहीं कह सकते जज को कि आपकी हम सैलरी घटा देंगे या आपको आपके पद से छीन लेंगे, आपका सरकारी बंगला ले लेंगे, ना ना ना, आप इनकी सर्विस कंडीशंस को उनके डिसएडवांटेज में नहीं कर सकते। एक और एक केस में सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसकी सैलरी कम कर सकते हैं, जब देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी आए तो। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी आएगी तो प्रेसिडेंट ही ऐसा कर सकता है, ठीक है। इनके पैसे, इनकी सैलरी कहां से निकाली जाती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये एक फंड है जिससे इनकी सैलरीज को दिया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी भी इसी फंड से निकलती है। हाँ, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स की सैलरी भी इसी से निकलती है। इनके पास पावर है, ये कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, कोई भी लॉ या डिक्री पास कर सकते हैं किसी के खिलाफ। इनकी न घर को, इनकी न प्रॉपर्टी को, इनकी न पॉपुलैरिटी को कोई डिफेम नहीं कर सकता। कोई इनके जजमेंट के खिलाफ, फैसले के खिलाफ अंगुली नहीं उठा सकता। अगर कोई जज का विरोध करता है कि जज गलत है, जज मक्कार है, जज ने धोखा दिया है, हम जज पे बिलीव नहीं करते हैं, तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जा सकता है और उसको फिर सजा दे दी जा सकती है। तो पहली सजा तो जो उसको मिली थी वो मिलेगी, दोबारा एक और सजा मिल जाएगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये भी अलाउड नहीं है हमारे देश में। आप हमारी जुडिशरी का विरोध नहीं कर सकते, ठीक है। प्रेस में पब्लिकली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते कि आप प्रेस में, हाँ, आप जजेस के खिलाफ, हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, आप फैसले के खिलाफ नहीं लिख सकते। हमारी जिम्मेदारी है कि आपको क्या करना है, इन जजेस की सेफ्टी का ध्यान रखना है। कोई भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेगा, मतलब कोर्ट का असम्मान करेगा, कोर्ट की बेइज्जती करेगा, वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लागू कर सकती है। अभी रिसेंटली पतंजलि के जो हेड है, उनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा दायर किया और उन्हें फाइन लगानी पड़ी, खूब तगड़ी फाइन देनी पड़ी उन्हें। और सुप्रीम कोर्ट अपने पूरे काम को, मतलब सुप्रीम कोर्ट, उसके जो प्रोसीजर्स हैं, उसके अंदर जो ऑफिसेज हैं, उनको चलाने का पूरा पावर उनके पास खुद है। किसी आउटसाइड एजेंसी से उनको लेने देने की जरूरत नहीं है। अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है जिसपे से हर बार क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिए। जुडिक्शन मतलब जहां तक अधिकार का क्षेत्र है। जुडिक्शन मतलब होता है पावर दैट द कोर्ट ऑफ लॉ एक्सरसाइजेस टू कैरी आउट। क्या पावर है कोर्ट के पास, क्या वो राइट्स है, कोर्ट के पास अधिकार है जो वो लागू करवा सकती है, उसे कहते हैं जुडिक्शन। तो पहला पावर है ओरिजिनल जुडिक्शन, मतलब पहले ही इंस्टेंस में, पहली ही बार डायरेक्टली क्या हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सोचिए हम बनारस में रहते हैं, हमारी कोई प्रॉब्लम चल रही है, हमसे, हमको किसी से नाराजगी है, तो क्या हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं? नहीं नहीं, हम पहले जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स
से अगर हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। तो इस प्रोसीजर को कहते हैं अपीलेट जुडिक्शन। और ओरिजिनल में क्या होता है, हम डायरेक्टली जा सकते हैं। तो ऐसा कब होगा, आइए देखें। तो जब अब क्या हो, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट क्या करे, डिस्प्यूट को सॉल्व करे पहले ही इंसिडेंस में। जब सेंटर स्टेट में झगड़ा हो जाए या दो स्टेट में झगड़ा हो जाए, सोचिए दिल्ली की सरकार में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट झगड़ा हो जाए, तो कहां जाएंगे, किस कोर्ट के पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, क्योंकि उन दोनों से बड़ा है वो। और यहां दो स्टेट ही आपस में लड़ जाए, तो जैसे पानी के लिए दो स्टेट लड़ रहे हैं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, चले जाओ सुप्रीम कोर्ट। फंडामेंटल राइट्स का अगर कोई मामला हो जिसमें कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीन रहा हो तो भी, या कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट से अपने पास मंगवा लेती है, उस केस में भी ओरिजिनल जुडिक्शन लगता है। या कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन हो, मतलब लोग कॉन्स्टिट्यूशन को समझ नहीं पा रहे हैं, तो भी सुप्रीम कोर्ट का यूज किया जा सकता है। अब आता है अपीलेट जुडिक्शन, मतलब जब हम अपील करेंगे किसी लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ, अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट, तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पर फाइनल है, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, उसके ऊपर हम किसी और से अपील नहीं कर सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया तो अब फाइनल है, समझ आया। तो कुछ केसेस होते हैं जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन केसेस। ये वो केसेस होते हैं जिसमें एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, अ सर्टिफिकेट इज इशूड बाय द हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट सर्टिफिकेट देगी कि ये केस देश के लिए जरूरी है, लॉ के लिए जरूरी है, तो ही क्या होगा, आप सुप्रीम कोर्ट जा पाओगे। दूसरा होता है सिविल केसेस। तो केसेस रिलेटेड टू मैरिज, विल, फैमिली, तो ऐसे केसेस जिसमें आपस में रिलेशन के केसेस हो, तो उन केसेस को हम कहते हैं सिविल केसेस, जिसमें किसी पर अपराध ना हो। ठीक है, तो सिविल केसेस में हम जा सकते हैं अगर हम हाई कोर्ट ने हमें क्या दे दिया, एक सर्टिफिकेट दे दिया। हाई कोर्ट कब देती है सर्टिफिकेट, जब वो क्वेश्चन ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस होता है, या जब उसे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस क्वेश्चन को डिसाइड करे। हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ज्यादा बेटर हो सकता है डिसाइड करे, तो वह उस पर एक सर्टिफिकेट जारी करती है। उस केस में आप सिविल केस को सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हो, हाई कोर्ट के ऊपर। क्रिमिनल केसेस कैसे केस होते हैं, ऑल केसेस रिलेटिंग टू मर्डर, डकैती, रेप, है ना, किडनैपिंग, जिसमें किसी की जान माल को खतरा हो, किसी की प्रॉपर्टी को, किसी की लाइफ को खतरा है ना, उन केसेस को कहते हैं क्रिमिनल केसेस। आपराधिक मामले होते हैं, ये ज्यादा कह सकते हैं डेंजरस मामले होते हैं। इसमें सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट की कई बार जरूरत नहीं भी होती है और कई बार जरूरत होती भी है। तब जब सर्टिफिकेट देता है हाई कोर्ट तो भी जा सकते हैं, नहीं बिना भी जा सकते हैं। सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड, कब नहीं चाहिए, अगर क्या हो, कोई जजमेंट का फेस हो। मान लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट को हाई कोर्ट ने रिवर्स कर दिया, तब सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये केस ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, मतलब जजमेंट रिवर्सल का केस हो। ठीक है, या कोई ऐसा केस जो कि हाई कोर्ट ने विड्रॉ कर लिया, तब ये कोर्ट कहां पे जा सकता है, केस क्रिमिनल केस है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का पहला फंक्शन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स करना। हाँ, ये ओरिजिनल फंक्शंस में आता है। कोई भी जुडिक्शन, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में झगड़ा चल रहा है या यूनियन टेरिटरी में स्टेट गवर्नमेंट में झगड़ा चल रहा है, तो ओरिजिनली इस सेटलमेंट का सॉल्यूशन सुप्रीम कोर्ट ही दे सकती है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, अपील सुन सकती है, मैंने पहले ही बताया। अच्छा, रिपीट हो रहा है। एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, हमारे जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना, हमारे इन फंडामेंटल राइट्स की रक्षा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। कैसे, बाय इशूइंग रिट। रिट मतलब होता है रिटन ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट लिखित आदेश दे सकता है उस व्यक्ति को या उस ऑर्गेनाइजेशन को जो हमारे राइट्स को छीन रही है। वॉयलेशन ऑफ द राइट्स को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, और वो है रिट्स जारी करना। रिटन, रिट मतलब होता है रिटन ऑर्डर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ, कोई ऐसा कानून न बनाया जाए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीनता हो। अब जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे देश का फंडामेंटल राइट है। मतलब आप कोई भी धर्म अपनाना चाहें तो आप अपनाइए, प्रीच, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट करिए, कोई मना नहीं है। तो कोई अगर आपको जोर जबरदस्ती करे, मान लेते हैं कि पार्लियामेंट ने कानून बना दिया कि हमारे पास ये कानून बना दिया पार्लियामेंट ने कि यही हमारे देश का रिलीजन है, सुप्रीम कोर्ट तुरंत क्या करेगा, इस कानून को नल एंड वॉइड घोषित कर देगा, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीन रहा है। जैसे हमारा एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें स्पीच देना, हमें अपनी बात रखने का अधिकार है। पर कानून, मान लेते हैं पार्लियामेंट में कानून बन जाता है, हाँ, पार्लियामेंट में कानून बन जाता है कि अब 8 बजे के बाद आप कोई भी स्पीच नहीं दे सकते हैं, 8 बजे इसके बाद स्पीच देने पर आपको जेल हो जाएगी 6 साल की। तो क्या ये कानून जो पार्लियामेंट ने बनाया है, क्या ये इंप्लीमेंट हो पाएगा? जवाब है, नहीं हो पाएगा। समझ आया क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच। समझ आया क्या कहना चाहते हैं?
कौन करेगा इसको, कौन कैंसिल करेगा, नल एंड वॉइड कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। बात समझ में आ गई? सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स का रक्षक है, कहते हैं गार्जियन, प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कौन है? सुप्रीम कोर्ट। समझ आया? कैसे करता है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट हिबियस कॉर्पस, ये उसके पास राइट है ना, रिटर्न ऑर्डर देने का पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। अब हिबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी। इसका मतलब है कि अगर किसी की बॉडी, किसी के शरीर को जिंदा या मुर्दा किसी ने कैद रखा है, चाहे वो पुलिस वाला ही क्यों ना हो, चाहे वो आर्मी ही क्यों ना हो, उसको उस बॉडी को रिलीज करना पड़ेगा। मतलब आप किसी की बॉडी अपने पास नहीं रख सकते, आप किसी को अनलॉफुली डिटेन नहीं कर सकते, चाहे कोई भी हो। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। ये रिट क्या करता है? सेफगार्ड ऑफ द पर्सनल फ्रीडम, आपकी फ्रीडम की रक्षा करता है। आपको कोई जोर जबरदस्ती से कहीं कैद नहीं कर सकता, कोई भी वो व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। फिर आता है मैंडेमस। मैंडेमस मतलब होता है बी ऑर्डर। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? एक लोअर कोर्ट को ऑर्डर देती है कि आप अपने ड्यूटीज को परफॉर्म करिए। वो लोअर कोर्ट को या किसी ऑफिसर को जो कि गवर्नमेंट के पद पे है, उनको अपना काम करने का ऑर्डर देती है कि आप अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, आप अपना काम ठीक से करिए। सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है। प्रोहिबिशन मतलब किसी केस को, किसी मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट से अपने पास मंगवा लेती है। प्रोहिबिट करना मतलब होता है स्टॉप कर देना। क्या कीवर्ड है? टू स्टॉप दी प्रोसीडिंग। ऐसा कब करती है? जब उसको लगता है कि ये एक नेशनल इंपॉर्टेंस का केस है, लोअर कोर्ट के पास इतना पावर नहीं है उसको जज करने का, इसीलिए उसको अपने पास बुला लेती है। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट करना, स्टॉप कर देना, मैं सुनूंगा इसका फैसला। फिर है CERTIO, सेंटिओररी। ये क्या है? इसका मतलब होता है टू बी इन्फॉर्म्ड। सुप्रीम कोर्ट कई बार हाई कोर्ट्स को ऑर्डर देती है, ये ऑर्डर देती है कि आपके पास जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही है, जो कोई पर्टिकुलर केस चल रहा है, इस केस का आप सारी जानकारी हमारे पास भेजते रहिए। मतलब इस समय केस स्टॉप नहीं करा रही है, ये नहीं कर रही है कि केस मेरे यहां चलेगा, बल्कि इस केस की सारी प्रोसीडिंग्स हमारे पास होगी। ठीक है ना? मतलब लोअर कोर्ट को कहती है कि आप इसकी प्रोसीडिंग्स हमको बताते रहिए, हमें इंफॉर्म करिए। एक और भी है रिट, 5 रिट है। क्यू वारंटो, ये क्या होता है? बाय वॉट ऑर्डर। इसका मतलब है कि अगर कोई, किसी व्यक्ति ने किसी गवर्नमेंट के पोस्ट को अनलॉफुली अपने कब्जे में ले लिया है। इमेजिन करिए कोई एक व्यक्ति है जिसको एक गवर्नमेंट का ऑफिस, जैसे रेलवे, अपने मन से कह रहा हूं, जैसे रेलवे में एक पोस्ट होता है रेलवे मास्टर, स्टेशन मास्टर, तो किसी व्यक्ति को स्टेशन मास्टर बना दिया गया है क्योंकि उसके पापा, उसके चचा विधायक है और उसके पापा विधायक है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो कोर्ट पूछ सकती है कि भैया आपके पास क्वालिफिकेशन है उस काम को करने की। कोर्ट चाहे तो उसको क्या कर सकती है? ऑर्डर दे सकती है कि आपने अगर कोई पब्लिक ऑफिस, गवर्नमेंट का पद फोर्सिबली कब्जा कर लिया है तो आपको वो ऑफिस छुड़वा सकती है। जो उसका सही हकदार होगा, जिसने प्रॉपर एग्जाम दिया होगा, जो प्रॉपर क्वालिफाई हो रहा है, उसको वो सरकारी पद मिलेगा। हाँ, आप समझ गए? कोई भी व्यक्ति किसी पोस्ट में तभी जा सकता है जब उस काम के लिए वो क्वालिफाई करेगा। तो यहां तक था रिट जारी करना। अब है एडवाइजरी। सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे सकती है, सलाह दे सकती है अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिलेटेड पूछा जाए। अगर प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री सुप्रीम कोर्ट से कुछ एडवाइस मांगता है, सलाह मांगता है किसी लॉ के रिलेटेड, तो सुप्रीम कोर्ट उससे प्रेसिडेंट को सलाह दे सकती है। पर याद रखिएगा, सलाह ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मे नॉट बी बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। मतलब सलाह को मानना ना मानना उनकी मर्जी है। समझ आ गया? रिवाइजरी जुडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला सुनाती है और उसको लगता है कि कोई एरर या कोई मिस्टेक हो गया है, खुद से हो सकता है भाई, सुप्रीम कोर्ट में भी गलतियां हो सकती हैं, जज कोई भगवान नहीं है। तो अगर उनसे अपने ही पिछले सुनाए हुए फैसले में कोई गलती हुई थी, उस गलती को, उस मिस्टेक को उन लोग क्या कर सकते हैं? रेक्टिफाई कर सकते हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, हर एक चीज रिकॉर्ड हो रहा है, हर चीज प्रूफ के रूप में रिकॉर्ड हो रहा है। तो अगर कोई रेक्टिफिकेशन होगा उसको फिर से रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, ताकि आगे आने वाले समय में या प्रेसिडेंट बन जाए या एग्जाम्पल बन जाए और दोबारा ये गलतियां न हो। तो सुप्रीम कोर्ट के पास स्पेशल पावर है अपने ही फैसले पर पुनर्विचार करना, और अगर कोई मिस्टेक, एरर है तो सुधार करके सही कर देना। हाँ, बहुत बड़ा पावर है। फिर है जुडिशियल रिव्यू। मैंने कहा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन पर अगर कोई फैसला सुनाना हो, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर इंटरप्रिटेशन करना हो, तो यह पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो जो डिसीजन ले रही है वो फाइनल मान लिया जाए। अगर किसी कानून में कोई ऐसा कानून बन भी जाए जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के खिलाफ हो, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हो, मतलब जो कानून में लिखा है उसके खिलाफ अगर कोई पार्लियामेंट नया कानून बना दे, तो सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वॉइड घोषित कर देगी। जैसे मैंने फंडामेंटल राइट्स वाला दिया था,
कि अगर कोई ऐसे राइट्स, ऐसे पार्लियामेंट में कानून बन गया जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट तुरंत उसको वॉयलेट, नल एंड वॉइड घोषित कर देगी। ये पावर को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू करना। हमारे देश में रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन को समझना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है ना, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, वर्डिक्ट देती रहती है, समय समय पे अपना फैसला सुनाती रहती है, ये एडवाइस करती रहती है। हमारे जो लेजिस्लेचर है, हो सकता है उनके पास इतना नॉलेज या इतनी एफिशिएंसी ना हो, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का रोल और इंपॉर्टेंट है जुडिशियल रिव्यू में। भाई हो सकता है मंत्री या मंत्रालय लोगों को इतनी जानकारी ना हो, कानून की इतनी समझ ना हो, पर सुप्रीम कोर्ट में तो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं ना, समझ आया। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, सुप्रीम कोर्ट के हर एक जजमेंट को बुक्स ऑफ में रिकॉर्ड कर लिया जाता है एज अ प्रूफ, एज अ टेस्टिमोनी। क्यों? ताकि बाद में जब दोबारा कोई सिमिलर केस आएगा तो यही एक प्रेसिडेंट के रूप में, क्या एक प्रेसिडेंट के रूप में इसी का यूज किया जाएगा, इस पर दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो ये जजमेंट को प्रिजर्व कर दिया जाता है। आप कभी किसी वकील के, हाँ अगर आपके पापा लॉयर है या कहीं आप किसी वकील के घर में गए हो या ऑफिस में गए हो, देखिए पूरे उनके रैक, ऑफिस में जो रैक लगे हैं वो लॉ की बुक से भरे हुए हैं। वो क्या है? वही है, ये वही है, ये पुराने जजमेंट्स हैं जो वकील लोग पढ़ते रहते हैं कि पिछले केस में क्या हुआ था, जब मुकदमा हुआ था तो जज ने क्या फैसला सुनाया, क्या मुकदमा था, क्यों? ताकि वो आगे केस में इसका इस्तेमाल करते हैं एज एन एग्जाम्पल, एज अ प्रेसिडेंट। समझ आया? एक बार जो फैसला सुना दिया गया वो आगे क्या होता है, औरों के लिए नसीहत बन जाता है, हाँ औरों के लिए एग्जाम्पल बन जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट अपने ऑफिसर्स अपॉइंट करता है, सारे एडवोकेट्स के लिए रूल्स बताता है कि क्या एडवोकेट को कैसे बिहेव करना है, लास्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैसे होगा, इसके भी रूल्स सुप्रीम कोर्ट बताती है।